हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज एनडीए का पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। एनडीए फिजिक्स। एनडीए में हम लोग ने फिजिक्स का बहुत अच्छा पोर्शन आता है, 25 क्वेश्चंस रहते हैं। मेजर कलसी के इस मॉडल पेपर सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एनडीए में। हम लोग देखते हैं वन बाय वन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम। एसआई पद्धति में श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो श्यानता गुणांक क्या होता है भाई? अगर हम लोग कहें कि विस्कोसिटी का आता है n इज टू नीटा होता है हमारे पास F अपॉन A इंटू DL अपॉन DV। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखें kg, ये हो गया हमारे पास मीटर, मीटर स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड। ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था इंटू मीटर है और ये मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा एक सेकंड, ये मीटर से एक मीटर चला जाएगा, आ जाएगा हमारे पास केजी पर मीटर सेकंड। देखो सिंपली हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ इज टू कितना होता है नीटा ए डी अपॉन डी टी। तो हम लोग सिंपली क्वेश्चंस को उनके फॉर्मूले से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज टू नीटा छोड़ देंगे मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड, और ये एल है, ये भी मीटर होता है, तो ये मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक मीटर से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और एक सेकंड से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा डी केजी मीटर पर सेकेंड। हम लोग इजीली इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स एक्शन वाई, नेवी एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कलसी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। 400 मीटर नॉर्थ एंड 300 मीटर ईस्ट। तो हम लोग को डायग्राम बनाना रहता है। देखो भाई, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ठीक है, डायरेक्शन अगर आप लोग देखें, जो साइन कन्वेंशन हम लोग लेकर के चलते हैं उसके बेसिस पर हमने कहा कि एरोप्लेन जो है, एक वायुयान जो है वो 400 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो नॉर्थ की तरफ हमने कह दिया कि कितना गया 400 मीटर। फिर उसके बाद हमारे पास कितना गया 300 मीटर पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ गया 300 मीटर। फिर उसके बाद हमारे पास 1200 मीटर ऊपर की ओर गया। तो यहाँ से 1200 ऊपर का मतलब हो जाएगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा। ये हो जाएगा 500 मीटर। कैसे? हम लोगों ने निकाल लिया √400 स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500। ठीक है, √ हम लोग कैंसिल आउट करके देख लेंगे। अब हमने कहा कि ठीक है, अब यहाँ से ये क्या है 12, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग अगर परपेंडिकुलरली अगर मिलाएंगे, मीन्स दैट कि हमारे पास हॉरिजेंटल डायरेक्शन में 2 डिस्टेंसेस चला है, फिर उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का हम लोग को ये देखना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, उसी को हम लोग कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये 500 हॉरिजेंटल प्लेन में हो गया, वर्टिकल में गया है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा √1200 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1300
मीटर्स। कितना हो जाएगा? 1300 मीटर्स। इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे भी आप लोग को ये छोटे छोटे जो स्क्वायर्स हैं वो याद होने चाहिए। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो होगा हमारे पास 13 का स्क्वायर हो जाता है। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, वो नहीं होंगे। और ऑन एन एवरेज बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज इतना। हम लोगों को ये वेक्टर के फॉर्मेट में दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी अगर हमें दिया है तो ये 6i प्लस 8j ये वेक्टर के फॉर्मेट में दिया है। तो हम लोग अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 स्क्वायर 100 आ जाएगा और 36 प्लस 64 100 आ जाएगा। तो वेलोसिटी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितना हो गया? प्रक्षेप का वेग इतना दिया हुआ है, तो परास का मान निकालना है, रेंज हमें फाइंड आउट करना है। तो रेंज निकालने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी u मिल गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। हम लोग को थीटा फाइंड आउट करना होगा। तो थीटा कितना होता है? 10 इनवर्स vy अपॉन vx या uy अपॉन ux। इसका अगर हम लोग मॉड ले लें तो कितना आ जाएगा भाई? 10 vy हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाई 6 यानी हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स 8 बाई यानी 4/3। ठीक है, तो ये थीटा आ गया। अगर हमें थीटा ऐसा दिया हो तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी होगी हमारे पास? साइन थीटा की वैल्यू होगी, साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी 4/5 और कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो हो जाएगा 3/5। ठीक है, ये वैल्यूज़ आप लोग ट्रायंगल बना करके भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम सिंपल्स होते हैं, सिंपल फॉर्मेट होते हैं। या फिर अगर इसका स्टैंडर्ड एंगल याद रखें तो 53 डिग्री का एंगल होता है। 1053 का जो वैल्यू होता है 4/3 होता है। साइन 53 का वैल्यू 4/5 होता है एंड सो ऑन। ये मैथ में भी आप लोगों ने देखा होगा और न्यूमेरिकली हम लोग को ईजी रखने के लिए फॉर्मेट अपनाना पड़ता है। आइए, रेंज का जो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। तो हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर का हम लोग वैल्यू रख दें 10 स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 9.8 हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग ये कहें कि नियर अबाउट में अगर हमें g का वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग 10 भी रख सकते हैं, उसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमने कह दिया कि 10 स्क्वायर अगर हमें वैल्यू अगर पुटअप करना है, देखिए तो ये कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर मतलब 100 इंटू में 2 साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 4/5 और इंटू में है हमारे पास 3/5 डिवाइडेड बाई 9.8। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए सॉल्यूशन के भी हमारे पास ये 5 25 हो गया, तो ये 4 चला गया और ये हो जाएगा हमारे पास 9 4 जा 16 और 16 2 जा 32 डिवाइडेड बाई 9.8 दिया हुआ है हमारे पास और ये 3 भी है हमारे पास मल्टीप्लाई में। तो 9 से अगर हम लोग 3 टाइम समथिंग जाएगा और 3 है तो 9 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर आना चाहिए। तो हम लोग अप्रॉक्स में भी देखो 7.8 दिया है, 9.6 दिया है, 33 दिया है, 22 दिया है। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो अप्रॉक्सीमेशन फिजिक्स में करना जरूरी होता है। जैसे एप्सिलॉन नॉट परमिएबिलिटी की अगर वैल्यूज वगैरह दे देती हैं तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो अप्रॉक्सीमेशन के साथ करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेशन के साथ करते हुए हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो आर का जो वैल्यू आया है वो कितना आ गया? 9.6 मीटर के अराउंड आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। देखिए न्यूमेरिकल फॉर्मेट में दिया हुआ है। न्यूमेरिकल फॉर्मेट में क्या कर रहा है? 30 न्यूटन का फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, 5 kg और 1 kg है। ऐसा अगर कभी भी हो कनेक्टिंग बॉडीज का मोशन अगर होता है तो सबसे पहले हम लोग कंबाइंड एक्सीलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो कंबाइंड एक्सीलरेशन जो होगा ए सिस्टम अगर हम लोग फाइंड आउट करें, ए इज इक्वल टू हमारे पास होता है टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास m टोटल। तो कितना हो जाएगा? 30 डिवाइड बाई 5 + 1 6 हो जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। फ्री बॉडी डायग्राम चाहे हम इसका बनाए चाहे इसका बनाए, हमें टेंशन टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों ने कहा कि लास्ट 1 kg का ही अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये कितना आ जाएगा? ये 1 kg है और 1 kg में एक्सेलरेशन इसका हमें दिया हुआ है। एक्सेलरेशन हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया है। एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और इसमें टेंशन T फोर्स लग रहा है और कोई दूसरा फोर्स नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेट वर्क कर रहा होगा, वेट से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। हम लोग अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा भी देंगे तो उससे एक नॉर्मल रिएक्शन जो होगा उसको बैलेंस कर लेगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हमारे पास फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं होता है। तो T इज टू कितना हो जाएगा, F नेट इज टू नेट फोर्स कितना है, T इज टू हो जाएगा M इंटू A। तो M कितना है हमारे पास 1 इंटू A कितना है 5, तो T इज टू आ जाएगा हमारे पास 5 न्यूटन। वेरी सिंपल, डायरेक्ट फार्मूला लगा करके भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चंस अगर सिंपल्स हैं तो आप लोग उनको सिंप्लीफाई करके इजीली स्टेप में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या कर रहा है, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, कितना परसेंट हम लोग करना है, 50%। देखो ये ऐसा क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आता है। क्वेश्चन कैसा आता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हम लोग ये कहें कि 50% इंक्रीज किया गया है। अरे भाई अगर मेरे पास 100 रुपीज हैं और 50% इंक्रीज कर दिया गया है तो मेरे पास 150 रुपीज आ जाएगा, 150 रुपीज। 150 रुपीज का मीनिंग क्या है, हमने कह दिया कि भाई सिंपली हम लोग ये कहें कि इसके पास जो मोमेंटम है P था हमारे पास पहले और P डैश जो हो गया हमारे पास 1.5 P 50% इंक्रीज होने के बाद। तो हम लोग ये कहें कि काइनेटिक एनर्जी पहले कितना था, हाफ P स्क्वायर अपॉन M, P स्क्वायर अपॉन M। अब हमने कह दिया कि K डैश अगर हम लोग को फाइंड आउट करना हो तो 1/2 P डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई M। P डैश हमारे पास कितना वैल्यू रख देंगे, K डैश इज टू आ जाएगा 1/2, P डैश की वैल्यू है 1.5 P का स्क्वायर डिवाइडेड बाई M। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.25 इंटू 1/2 P स्क्वायर अपॉन M। तो हम लोग P स्क्वायर अपॉन M को अगर हम लोग देखें, P स्क्वायर अपॉन M इसकी वैल्यू K के बराबर है, तो K डैश हमारे पास कितना आ गया, K डैश 2.25 K। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि K डैश माइनस इंक्रीज कितना हुआ ना, तो हमें चेंज निकालना है कि चेंज कितना आया, डेल्टा K। तो हमारे पास इंक्रीज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.25 K, यानी हमारे पास जो आ गया इंक्रीमेंट जो हुआ 125% का हो गया। हम लोग 125% इसको देख लेंगे। ये चीज़ें थोड़ा आप लोगों को समझने वाली चीज़ें हैं। देखो एंगुलर मोमेंटम में भी दे देता है काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो सेम प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें, बस परसेंटेज का वैल्यू चेंज करता रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार किसी न किसी रूप में पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, एक समान वृत्तीय गति में हम लोगों को मेंटेन रखने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है, तो भाई यूनिफॉर्म अगर मोशन कराना है, सर्कुलर कराना है तो डायरेक्शन तो चेंज करना ही होगा, और अगर डायरेक्शन चेंज कराना है तो किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और कौन से फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोग जानते हैं अभी केंद्रीय बल का हमारे पास रिक्वायरमेंट होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू करने के लिए कौन सा चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, इसका इनर्शियल फोर्स जो आता है, इसका इफेक्ट जो आता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये तो अपोज करता है, तो ये नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। इजीली थियोरेटिकल क्वेश्चन है, हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। 3 आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ 1 kg केप्ट एट शोन इन द फिगर। तो फिगर हम लोग देखा जाए, फिगर क्या कह रहा है, 3 मासेस हैं PQR और चित्र अनुसार संपर्क में रखे गए हैं, तो उनके केंद्र सीधी रेखा पर स्थित है। यदि उनके केंद्रों क्रमशः PQR पर स्थित है तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा। देखिए द्रव्यमान केंद्र हम लोग क्या जानते हैं भाई, सेंटर ऑफ मास अगर हमें निकालना है, अगर RCM निकालना होता है तो हम लोग कहते हैं R1 M1 प्लस R2 M2 प्लस R3 M3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। सिंपल सी बात है, हम लोग पास, हम लोग आसानी से इस चीज को लिख सकते हैं। अब हमने कहा कि R यहां से देखो ये सेंटर पे ही है, ये देखो 3 हमारे पास मास है, यहाँ पे PQR दिया हुआ है, तो इसका तो जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑरिजिन पर ही लाई कर रहा है। तो R1 इज टू क्या हो जाएगा 0, R2 इज टू क्या हो जाएगा हमारे पास PQ, और R3 इज टू जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा PR। ठीक है, तो हम लोग ये लिखें कि ये PR जो हमारे पास आया है, इसका मास M1 M2 M3 बराबर है, 1 kg का है, तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो RCM जो होगा वो हो जाएगा PQ प्लस PR डिवाइडेड बाई 3। तो ये ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, क्या हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग मैच कर लेते हैं PQ PR।
ये बी ऑप्शन है, पी क्यू प्लस पी आर, पी क्यू प्लस पी आर बाई 3। देखो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो इसी से हम लोग सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके। वो हम लोग अगले क्वेश्चंस में जहां पर भी होगा कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सॉलिड स्फीयर, डिस्क एंड सिलेंडर आर ऑल ऑफ द सेम मास मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल अलाउड टू रोल डाउन ऑन इंक्लाइंडेड प्लेन। तो अब हम लोग को ये बताना है, एक ठोस गोला, एक चकती, एक ठोस बेलन नत समतल पर विराम से नीचे लुढ़कना प्रारंभ करते हैं। तीनों वस्तुएं समान पदार्थ तथा समान द्रव्यमान की बनी है, तो कौन पहले पहुंचेगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग को देखना है। तो ठीक है भाई, देखो एक्सीलरेशन जो होता है रोलिंग में हम लोग पास होता है जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन जितना कम होगा, यानी दैट क्वांटिटी जितनी कम होगी उसका एक्सेलरेशन उतना ही हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। हम लोग ये कहें कि ये वैल्यू जितनी ही हमारे पास कम होगी, एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा, और अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगा और वो जल्दी आ जाएगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो स्फीयर है, अगर हम लोग सेम मास का अगर कहें तो स्फीयर, डिस्क हमारे पास बड़ा बनेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन, सिलेंडर इनसे थोड़ा छोटा बनेगा, तो सबसे कॉम्पैक्ट जो बनेगा उसका रेडियस ऑफ गायरेशन जो होगा सबसे कम होगा, और रेडियस ऑफ गायरेशन जिसका कम होगा उसका हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो हमारे पास सबसे कम आएगा और एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। यानी सॉलिड स्फीयर रीचेज द बॉटम फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पास कौन पहुंचेगा, हमारे पास सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा। तो सॉलिड स्फीयर सबसे पहले, और सबसे लास्ट में जो हमारे पास पहुंचता है वो रिंग होता है। अगर इसकी अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो सिलेंडर होगा, अगर हॉलो सिलेंडर है तो हमारे पास क्या होगा, सिलेंडर हमारे पास सबसे बाद में पहुंचेगा। लेकिन अगर सिलेंडर नहीं है तो हमारे पास अगर रिंग दिया हुआ है, मतलब चकती दी हुई है हमारे पास, रिंग दी हुई है, तो उसमें हमारे पास रिंग सबसे लास्ट में आता है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं, जानते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग। देखो क्वेश्चन क्या है, अर्थ स्टॉप रोटेटिंग अबाउट एक्सिस। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमारे पास जो चेंज होता है वो डेप्थ की वजह से होता है, हाइट की वजह से होता है, अर्थ सरफेस से, इक्वेटर पे होता है रोटेशन की वजह से, इक्वेटर पे। अब हम लोग ये कहें कि इक्वेटर का अगर हम लोग कह रहे हैं कि अर्थ अगर रोटेशन करना स्टार्ट कर दे तो ग्रेविटी विल रिमेन्स अनचेंज्ड। तो सबसे ज्यादा जो चेंज होता है वो कहां पर होता है, इक्वेटर पे होता है, और कोई भी चेंज कहां पर नहीं होता है, पोल पे। तो अगर पोल पे कोई भी चेंज नहीं होता है दोस्त, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहां पे हमारे पास अगर इसके रुकने से, अगर हम ये कह रहे हैं कि रोटेशन की वजह से पोल पर कोई जी में इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसके रुक जाने से भी हमारे पास कोई नहीं इफेक्ट आएगा। तो इक्वेटर पे तो हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा चेंज जो आएगा वो इक्वेटर पे आएगा। लेटीट्यूड की हम लोग बात ही नहीं कर सकते हैं, लेटीट्यूड 60 या हमारे पास 45 से हमें अगर दो ही एक्सट्रीम पॉइंट्स पे देखना है, पोल या इक्वेटर पे, तो पोल पे हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा, पोल पे कोई चेंज नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस जो है वो जीरो है, और डिस्टेंस अगर जीरो होगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा रेडियस में, और आसानी से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ए प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, द स्पीड इज। एक प्लैनेट है, अब हम लोग ये कह रहे हैं कि जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट हैं सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ पर मोशन करते हैं, और सन इन इलिप्स के किसी एक फोकस पर होता है। तो अगर फोकस पे होगा तो एक लोवेस्ट डिस्टेंस पर आएगा और एक हाईएस्ट डिस्टेंस पर आएगा। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जो इसको रोटेट कराने के लिए फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगेगा क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास कम है, यहाँ पे सबसे कम लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही रोटेशन करा रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर हमारे पास उसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो होना चाहिए वो किसके, mv स्क्वायर अपॉन आर। तो हम लोग ये कहें कि ये जो अगर ये वैल्यू अगर हमारे पास ज़्यादा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। ये और कहाँ पर ज़्यादा है हमारे पास, जब नियरेस्ट होगा। तो हम लोग कहेंगे सेम एट ऑल द पॉइंट नहीं, मैक्सिमम व्हेन इट नियरेस्ट। देखो भाई आ गया हमारे पास ऑप्शन मैक्सिमम व्हेन इट इज़ नियरेस्ट, यानी हम लोग ये कहें कि मैक्सिमम व्हेन इट इज नियरेस्ट। अच्छा, मैक्सिमम व्हेन इट इज फार,
जब सबसे दूर होगा तो सबसे कम लग रहा होगा, उस वक्त स्पीड उसका क्या होगा, सबसे कम होगा। हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, यानी किसके सिद्धांत पर, प्रिंसिपल ऑफ होना चाहिए था, प्रिंसिपल के किस पे काम करते हैं, तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि किसके नियम पे काम करता है, पास्कल का। क्या कहता है पास्कल का नियम, अगर किसी कंटेनर में अगर पूरी तरीके से फ्लूइड को बंद कर दिया जाए तो उस पर कहीं पर भी प्रेशर चेंज होगा या प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ऑल डायरेक्शन में, ऑल द सरफेसेस पर, उसी का हम लोग बेनिफिट उठाते हैं और पास्कल का लॉ से हम लोग क्या बना देते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स बना देते हैं। अच्छा, इन सभी साइंटिस्ट के बारे में भी बात कर लिया जाए। बर्नौलीज का थ्योरम हमारे पास कहाँ यूज होता है, हम लोग बॉडी स्प्रे जो यूज करते हैं, एरोप्लेन का उड़ना होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, बर्नौलीज का थ्योरम आता है। पॉजुली थ्योरम क्या आता है, पॉजुली जो हमारे पास है, अगर बहुत थिन ट्यूब्स में से अगर हमारे पास फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो उसके रेजिस्टेंस और उसका डिस्चार्ज हम लोग जो देखते हैं वो किससे आता है, पॉस्टुली से आता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्लोटिंग प्रिंसिपल है, फ्लोटेशन का ये बताता है सिद्धांत, तो फ्लोटेशन जहां पर हो रहा होगा वहां पे हमारे पास आर्किमिडीज आएंगे। When a gas is adiabatically compressed, then its temperature increases because, अरे वाह, अगर हम लोग किसी गैस को रुद्धोष्म प्रक्रिया में, रुद्धोष्म प्रक्रिया कौन सा होता है, हीट को ट्रांसफर हमें नहीं करना, हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है लेकिन हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, देखिए हमने कह दिया कि वर्क डन अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा क्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग मालूम है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एडियाबेटिक है तो एडियाबेटिक होगा तो ये जीरो हो गया, यानी हमारे पास अगर हम लोग ये कहें कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो होगा। अब देखो भाई, ये कह रहे हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन यानी कंप्रेस्ड किया गया, तो हमने सिस्टम पे वर्क किया है तो सिस्टम पे वर्क करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, यानी अगर डब्ल्यू, ये देखो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो पॉजिटिव आ गई तो टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, अगर हम वर्क करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट ट्रांसफर बाहर हो नहीं सकता तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हमारे पास बढ़ जाएगा, तापमान उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन इज जीरो, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा भाई, इंटरनल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज हो रही है, आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, इसकी वजह से हमारे पास उसमें टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द एनर्जी ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा है, एट द मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम विल बी, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर आपने देखा हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी मीन पोजीशन पर होता है, और अगर हम लोग उसी के रेफरेंस से बात करें तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी है, सरल आवर्त गति कर रहे लोलक की माध्य स्थिति में दोलन की ऊर्जा क्या होगी, तो हमारे पास मीन पोजीशन पे बात किया है, तो मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी जो होगी ना वो काइनेटिक एनर्जी तो है ही, देखो दो ही एनर्जी होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा और एक पोटेंशियल। मैकेनिकल ऑसिलेटर्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो मैकेनिकल ऑसिलेटर्स में हमारे पास दो तरह की चीज होती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज होता है, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होता है, तो मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, और मीन पोजीशन पे अगर सबसे ज्यादा वेलोसिटी है इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी है और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो टोटल क्या होगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी संपूर्ण गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, मीन पोजीशन पे। अच्छा, हाईएस्ट पोजीशन पे बात कर रहा था, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वहां पे सारा का सारा क्या होता, ऑल द एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती क्योंकि वहां पे वेलोसिटी जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है टोटल काइनेटिक एनर्जी संपूर्ण गतिज ऊर्जा होगी मीन पोजीशन पर। अगर हम लोग ये कहें कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द एयर, देखो इस पे एक थ्योरी बनी थी, हम लोग न्यूटन साहब को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो न्यूटन साहब ने ये बोला था कि जो साउंड वेलोसिटीज़ हैं वो आइसोथर्मली चलती हैं उसमें जो एयर में है, मीडियम में, लेकिन लाप्लास ने करेक्ट करके बताया कि नहीं, ये हमारे पास एडियाबेटिकली चलती हैं, और उन्होंने प्रूव करके बताया था कि हमारे पास इसकी वेलोसिटी 330 के आसपास, 332, 333 के आसपास, 330 या 320, 332, 33 के आसपास होता है, तो ये हमारे पास होगा, ये आंसर हमारे पास सही है, क्योंकि जो ध्वनि वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो 330 मीटर पर सेकंड के आसपास रहता है, और ये इजीली हम लोग इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये रिमेंबर भी रखना होता है कहाँ कहाँ यूज होता है, डॉपलर्स इफेक्ट में भी हम लोग यूज करते हैं, तो डॉपलर्स इफेक्ट भी अगर आएगा तो इस चीज़ को भी हम लोग देख लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। वाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे वाह, अब हमने कहा कि डिक्रीजेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, क्या यह हमारे पास बिंदु आवेश जो है
दूरी के विलोमानुपाती कम होता है, नहीं, डिक्रीजेज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। देखो है क्या, हाँ हमने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, यानी हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती से कम होता है। ये स्क्वायर डिस्टेंस लॉ को फॉलो करता है, तो हमारे पास आसानी से ये हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद, जय भारत। ए चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर resides on the outer surface of conductor। क्यों हो जाता है, कंडक्टर की बात किया जाए, देखो कंडक्टर एक ऐसा प्रॉपर्टी है, कहीं पर भी उसको चार्ज दोगे वो तुरंत का तुरंत हमारे पास क्या कर देगा, आउटर सरफेस पर भेज देगा। मान लिया जाए कि कोई कंडक्टर है, अगर हमने यहाँ पे चार्ज दिया तो ये आउटर सरफेस पे अपने आप को पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये अपने पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम रखना चाहता है, ये स्टेबल पोजीशन में रहना चाहता है। तो हमारे पास द फ्री चार्जेस टेंड्स टू इन इट्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। देखो पहला ऑप्शन ही है, किसी चालक की सतह पर आवेश बाहरी सतह पर रहता है, क्योंकि मुक्त आवेश निम्नतम स्थिति जो अवस्था में रहना चाहते हैं। किस अवस्था में रहना चाहते हैं भाई, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहते हैं। तो मुक्त आवेश हमेशा जो होगा फ्री, जो भी हमारे पास फ्री चार्ज हो गए होंगे वो किस फॉर्मेट में रहना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं स्टेबल स्टेट में। और स्टेबल स्टेट में रहने के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। ओम्स लॉ क्या होता है, लीनियर होना चाहिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होना चाहिए। तो अब हम लोग यहां पर क्या कहें, देखो वायर बाउंडेड रजिस्टर, रजिस्टर में तो होता ही है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में भी होता है जंक्शन डायोड, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, इसमें नहीं होता है, यानी ऑप्शन हमारे पास सही होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब इसमें भी होता है हमारे पास, यानी किसमें नहीं होता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास हो जाएगा V और ये I, ये लीनियर अगर रिलेशनशिप अगर बनाता है तो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो ओम के लॉ को फॉलो करता है, अदरवाइज वो ओम के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। कौन नहीं करता है, जंक्शन डायोड नहीं करता है, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं हमारे पास वो नहीं करते हैं। और आइए क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन द डिवाइस कॉल्ड, किस युक्ति में आवेश संग्रहित किया जाता है। आवेश को हम लोग स्टोर किस में करते हैं, कैपेसिटर में करते हैं, तो पहले से हम लोग जानते हैं। तो देखते हैं इंडक्टर, नहीं इंडक्टर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे इंडक्शन का हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। कैपेसिटर, हाँ कैपेसिटर में हम लोग करते हैं, किस में करते हैं, कैपेसिटर। रजिस्टर में तो हमारे पास रजिस्ट करता है, रजिस्टर हमारे पास क्या करता है, चार्ज फ्लो को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। ट्रांसफार्मर तो स्टेप अप या स्टेप डाउन होता है हमारे पास, वो एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है, जहाँ पे हम लोग को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना होता है वोल्टेज को, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर हमारे पास जो है ये सब केवल कैपेसिटर में होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, और बहुत ईजी फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को आप सही जवाब दे पा रहे हैं, आप पॉज करके जवाब देने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और आपका सिलेक्शन होने के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से हम लोगों से जुड़ सकते हैं। एमकेसी आप लोगों के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड है, आपके तैयारी के लिए डेडिकेटेड है। आप आइए एक बार विजिट करिए, देखिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को सही लग रहा है तो आप इसको शेयर भी करिए, लाइक करिए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, द लाइन ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है एक समान, हर तरह सब सेम हो। ये बोल रहा है कि क्या हमारे पास मस्ट बी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब एक ही जगह पे आना, मस्ट बी डाइवर्जेंट फैल जाना, नहीं फैलेगा तभी
यूनिफॉर्म नहीं हुआ, और अगर हमारे पास कन्वर्जेंट हुआ तब भी नहीं। देखो हम लोग ये कहें कि अगर फील्ड ऑफ लाइंस अगर हमारे पास कुछ ऐसे हैं तो इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट फील्ड ज़्यादा है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कम है। हालांकि एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ये लूप्स हमारे पास बनती है, मैंने ये चीज़ आपको बताया। ये हम लोग इस चीज़ को कैसे देखें, हम लोगों ने कहा कि ये देखो ऐसे ऐसे, अगर ऐसे एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो एक समान करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। पैरेलली अगर इक्वी डिस्टेंस है, मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए या फिर देखो ये चीज़ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्वेश्चन बन सकता है। ये दोनों फॉर्मेट में है और हम लोग तो मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम लोग कवर कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, डायमंड साइन ड्यू टू, हीरा किसके कारण चमकता है। हीरा, डायमंड आप लोगों ने देखा हो, डायमंड की बहुत ज़्यादा डिमांड भी रहती है, लेकिन डायमंड में सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसकी वजह से हमारे पास जो लाइट हमारे पास रे एंटर कर गई उसके बाद वो निकल नहीं पाती और उसी में चारों तरफ घूमती रहती है, इसलिए हम लोग लगता है कि वो शाइनिंग टाइप का हो गया है। तो हमारे पास क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास डायमंड का जो शाइनिंग का हमारे पास वो है, वो किसकी वजह से, TIC, हम लोग TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग इस चीज़ को कहते हैं, और इजीली इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो हम लोग को जवाब देना पड़ेगा। बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इस मॉडल पेपर में कहूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ज्यादातर स्टूडेंट इसके आंसर को क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द आइंस्टीन प्रूव दैट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा आइंस्टीन ने क्या प्रूफ किया। आइंस्टीन ये बताता फोटोन का जो पैकेट होता है ना, फोटॉन्स के फॉर्मेट में चलते हैं, फोटोन का जो एनर्जी होता है h न्यू के बराबर होता है, E=h न्यू। तो ज्यादातर स्टूडेंट अगर मास एनर्जी वो कहें कंजर्वेशन की बात किया जाए तो E=mc² होता है। आइंस्टीन का नियम ये भी है और ये भी है, बट ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास ये देखना होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर मूविंग पार्टिकल, क्या कह रहा है, फॉर मूविंग पार्टिकल हैविंग द काइनेटिक एनर्जी E, द करेक्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से चल रहा है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पार्टिकल। ऐसा नहीं है भाई, ये तो डुअल नेचर होता है, तो डुअल नेचर होगा तो होगा ही। हमने कहा कि इसका जो हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होता है, h अपॉन हमारे पास बी ऑप्शन क्या कह रहा है, h/2me। ये हम लोगों ने क्लास में इसको प्रूव किया था। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है, क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होगा, अगर कोई ई पार्टिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो उसका जो वेवलेंथ आएगा हमारे पास, यदि एक कण जिसकी गतिज ऊर्जा ई है के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के बारे में सत्य कथन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, B=h/2me। m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल। m क्या है, अगर m पूछ लिया जाए तो m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, h न्यू से हम लोग भी इसको निकाल सकते हैं, इसमें कहीं से भी कोई ये नहीं है कि h न्यू से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी वे में हमारे पास आ जाता है कि क्या होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अभी इस क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कौन सी किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो देखिए हम लोग जानते हैं एक्स रे है, गामा रे है, बीटा रे है, हीट रे है। जो भी रेज हमारे पास निकलती हैं वो हीटिंग की वजह से हम लोग निकालते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होगा तो एक्सरे भी आएगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है गामा फ्रीक्वेंसी होती है। बीटा रे जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, तो हीट रे के ही अंडर में आता है हमारे पास एक्स रे, गामा रे और हीट रे। तो ये सभी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और ये जो हमारे पास बीटा किरणें हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, थ्योरेटिकल फॉर्मेट का है या हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्मेट का है। तो आइए, एक्स रे रीजन लाइज बिटवीन, देखो भाई सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास वो है स्पेक्ट्रम है वो गामा होता है, उसके बाद एक्स होता है, फिर अल्ट्रा वायलेट होता है। तो अल्ट्रा वायलेट जो हमारे पास है, देखो कौन कौन सा है, अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल रीजन, नहीं
विजिबल रीजन एंड शॉर्ट, गामा रे एंड अल्ट्रावायलेट रीजन, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग पास, सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये हम लोग सी जी देख सकते हैं, गामा रे एंड अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन आर्सेनिक इज एडेड इन एन इम्प्योरिटी टू द सिलिकॉन रिजल्टिंग मटेरियल इज। देखिए भाई, सिलिकॉन आर्सेनिक जो होता है पेंटावेलेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कैसा है, पेंटावेलेंट एलिमेंट है। पेंटावेलेंट का मतलब इसके पास कितने होंगे, 5 एलिमेंट्स होंगे। तो हमने कहा कि देखो जो सिलिकॉन होता है वो 4 उसके आउटर सेल में होते हैं, 4 हमारे पास इसकी वैलेंसी होती है, और आर्सेनिक के 5 होंगे। तो ये हमारे पास इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा आर्सेनिक, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास वो किस में होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में होता है। तो एन टाइप कंडक्टर नाम का तो कोई चीज ही नहीं होता है, एन टाइप क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा। तो सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, एन टाइप होता है और पी टाइप होता है। पी टाइप का मतलब होता है हमारे पास पॉजिटिव, जिसमें हमारे पास होल्स मेजॉरिटी में होते हैं। एन टाइप जो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं। और अगर हम लोग पेंटावेलेंट अगर मिक्स करते हैं तो एन टाइप बनता है, ट्राईवेलेंट अगर हम लोग करते हैं मिक्स करते हैं तो पी टाइप हमारे पास सेमीकंडक्टर बनता है। जैसे हमारे पास बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, पी टाइप का कंडक्टर। तो आज के लिए हम लोग बस देखिए, इस मॉडल पेपर में मैंने आपको एकदम जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीज को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया, डिस्कस किया है। और आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं। आगे के वीडियो के लिए, आगे के मॉडल पेपर के लिए बने रहिए आप लोग इस चैनल पर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।